हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रयास। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। वंदरों का सीरीज हम लोग का चल रहा है और इसमें जैसे कि आप हेडिंग देख रहे होंगे कि 11 जून 2023 का जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसके हम लोग सॉल्यूशन को लेकर आए हैं। इन क्वेश्चनों में कौन कौन से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम वो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जिससे बेसिक अदर क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कुछ इसमें 20 क्वेश्चनों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दैन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस में लेकर आते रहूँगा। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्राफ में किसी निश्चित समयांतराल के लिए औसत वेग का मान 0 हो सकता है। क्वेश्चन मार्क लगाया, आगे से कहा है एक्स व टी क्रमशः विस्थापन समय ग्राफ को दर्शाते हैं। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कभी आप विस्थापन और समय ग्राफ की बात करेंगे, जब आप विस्थापन और समय ग्राफ की बात करेंगे तो माना यहाँ ये समय है और यहाँ विस्थापन है एस या फिर एक्स। तो विस्थापन और जो समय का ग्राफ होता है, विस्थापन और समय का ग्राफ वेग को प्रदर्शित करता है। किसको? वेग को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो ये कहता है कि निम्न में से किस ग्राफ में किसी निश्चित समयांतराल के लिए औसत वेग का मान 0 हो सकता है। तो हम वेग को पढ़ेंगे कि वेग किसे कहते हैं, वेग होता क्या है। तो वेग की बात करेंगे तो विस्थापन बट्टा समय होता है। विस्थापन बट्टा समय को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक, देखिए वेग जो होता है विस्थापन बट्टा क्या होता है? समय होता है। तो यहाँ बात कर रही है औसत वेग की। और जो होता है, अब माना हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं। तो विस्थापन में परिवर्तन निकालना है तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 लिखेंगे। ये विस्थापन की समीकरण है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि जब हम बात करते हैं किसकी? वेग की, तो विस्थापन, लेट इट बी विस्थापन हम लोग ने यहाँ पे s लिया है, माना इसकी जगह पे मैं x लेता हूँ। ठीक, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर, मतलब विस्थापन में परिवर्तन x2 माइनस x1 अपॉन समय जो होता है वो t2 माइनस t1 होता है। ठीक, तो ये वेग के लिए सूत्र होता है। फिर एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग की जब ये बात करेगा तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लगाएंगे? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो जब ऊपर वाला टर्मिनल जब जीरो हो जाएगा, जब x1 का मान x2 के मान के बराबर हो जाएगा तो हम लोग शायद v एवरेज इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं? 0 कह सकते हैं। तो पहला ग्राफ ये देखेंगे। देखिए इसमें आपको ग्राफ थोड़ा सा भटकाने के लिए उल्टा दिया हुआ है। कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा अलग होगा। तो यहाँ एक्स एक्सिस दिखाया और यहाँ इसने क्या दिखाया है? टाइम दिखाया है। यहाँ पे इसने टाइम लिया है और यहाँ पे एक्स एक्सिस लिया है। तो मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करूँ तो यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लूँ और ये वाले पोर्शन को मैं टाइम दिखाऊँ। ठीक, तो जो आपका ग्राफ है वो कैसा आ रहा है? एक्स एक्सिस से होते हुए, एक्स एक्सिस के नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव साइड से होते हुए जो एक्स होगा यहाँ पे एक्स डैश, ये एक्स है तो ये एक्स डैश होगा। आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे 0 है तो इसके इधर की सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, मूल बिंदु से इधर की सारी चीज़ें क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। तो x के नेगेटिव टर्म से आया हुआ है और टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। और ऐसे ही बात करेंगे कि ये x है, माना इसको x एक्सिस मानते हैं, यहाँ टाइम की बात करते हैं तो ये x एक्सिस से वेरी करते हुए टाइम के रिस्पेक्ट में गया। x के इस पॉइंट से चलते हुए ऐसे आया है और यहाँ से ऊपर को टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी किया है। तो नेक्स्ट जो ग्राफ है वो माना x यहाँ लेते हैं और टाइम यहाँ लेते हैं, तो अब देखेंगे कि x से चलता हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे वेरी कर रहा है पूरा। अगला जो ग्राफ है, माना इसको x आप मानते हैं, इसको t मानते हैं, तो ये देखा होगा कि x से चलना शुरू कर रहा है, x से चलना शुरू कर रहा है और टाइम के रिस्पेक्ट पे वेरी कर रहा है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। ठीक, तो पहला जो ग्राफ है वो सीधा सीधा यहाँ से यहाँ चल रहा है। ठीक, तो प्रारंभिक बिंदु माना आप इसको भी मानते हो और अंतिम बिंदु इसको मानते हो, तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। ठीक, नेक्स्ट माना यहाँ पे दूसरा पहला पॉइंट ये मानते हैं और दूसरा पॉइंट माना यहाँ पे मानते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि प्रारंभिक स्थिति में जो x1 है और जो अंतिम स्थिति में x2 है, दोनों किस में आ रहे हैं? बराबर में आ रहे हैं। ठीक,
तो जो x2 माइनस x1 में यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों की वैल्यू इक्वल, तो 0/T2 माइनस T1 वाला फॉर्मेशन आएगा। तो यहाँ से वेलोसिटी का जो एवरेज होगा वो 0 होगा। अब इसी में देखेंगे तो ये वेरी कर रहा है यहाँ से यहाँ, ठीक, किसी भी पॉइंट पे यहाँ भी कहीं भी आप x1 और x2 लेते हैं, इक्वल फॉर्मेशन में नहीं आ रहे हैं, और प्रारंभिक बिंदु इसको लेते हैं, अंतिम बिंदु इसको लेते हैं, तो ये दोनों के भी बीच में एक डिफरेंस है। बट यहाँ देखेंगे दोनों के दोनों क्या हैं, सेम पॉइंट पे वेरी कर रहे हैं। तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति की बात करेंगे तो 0 आएगा। तो निम्न में से किस ग्राफ में किसी निश्चित समय अंतराल के लिए औसत वेग का मान 0 हो सकता है? तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ये 21 जून 2023 को पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसी से रिलेटेड जब आप क्वेश्चन आएंगे तो आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि पहला प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों बराबर में होंगे, कोई इनके बीच में अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या स्थिति आ जाएगी, औसत वेग की 0 स्थिति आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? देखिए ये वीडियो में भी कि लंबा हो सकता है, क्योंकि सारे क्वेश्चनों को मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा और उससे रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन देखिए, ये इसमें कभी कभी गलती होती है हमसे कि प्रयुक्त किया जा सकता है, हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम प्रेशर की वजह से गलत होने की पॉसिबिलिटी है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हम लोगों ने पढ़ना पड़ता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे ही लेंस का कॉन्सेप्ट आ गया तो मैं आपको लेंस सूत्र बताता हूँ कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक। जब लेंस की बात करेंगे तो लेंस का जो सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, जहाँ पे f जो होगी वो फोकस दूरी होगी और जहाँ पे v जो होगा वो अंतिम क्या, प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा, ये जो v होगा वो प्रतिबिंब की दूरी होगी, और दूसरा u की बात करेंगे तो ये वस्तु की दूरी होगी, वस्तु की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से दूरियां मापी जाती हैं। तो लेंस जो होता है ये एक पारदर्शी माध्यम बना होता है, पारदर्शी माध्यम से बना हुआ है। लेंस जो होगा वो पारदर्शी होगा, तो पारदर्शी माध्यम से यह बना हुआ होता है, ठीक। तो लेंस जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पहला अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। तो मैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस लाइट वाले पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा, तो वहाँ पे ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो लेंस जो होता है पारदर्शी माध्यम से बना हुआ होता है। तो जल देखेंगे तो जल पारदर्शी होता है, पारदर्शी जिसमें चीज़ों को हम आर पार देख सकते हैं। कांच की बात करेंगे तो ये भी पारदर्शी होता है। अगली बात करेंगे प्लास्टिक, तो मैक्सिमम आप लोगों ने प्लास्टिक देखा होगा, तो प्लास्टिक का फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट फॉर्म पे हो सकता है, ठीक। और मिट्टी की बात करेंगे, मिट्टी की आप एक लेयर बना देंगे तो उसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं, तो ये पारदर्शी नहीं होता है। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है मिट्टी। और आप देखेंगे कि ऑफिशियल जो इसके आंसर किए उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ बहुत सारे तो नहीं कह सकते, 2-3 क्वेश्चन हैं उनमें उसके आंसर्स गलत भी हैं, पर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैं आपको उन क्वेश्चनों के आंसर निकालने बताऊँगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 ओम, ये जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है इसको ओम कहते हैं। ये जो प्रतीक होता है ये ओम होता है, और यह प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और हम जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है धारा के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न होने वाले अवरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोधकता वाले 3, ये गलत है, ठीक। प्रतिरोधकता वाले 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए? इन सभी को कैसे जोड़ें कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाए वो 4 ओम हो जाए? देखिए पहली चीज़ क्या है कि जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोधों का क्रमशः 2 तरीक़ों से संयोजन किया जाता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा जो संयोजन होता है वो समांतर क्रम संयोजन होता है।
श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध जो होता है, तुल्य प्रतिरोध की बात करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस अप टू सो ऑन चलते रहते हैं। समांतर क्रम में बात करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये सीरीज है, ये पैरेलल होगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अप टू सो ऑन ऐसे चलते रहते हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ना होगा तो सीधे लीनियर फॉर्म पे आप जोड़ेंगे, पर समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ना होगा तो 1/R इक्विवेलेंट या टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोधकता वाले 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनका तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाए, 4 ओम आ जाए। तो देखिए, अब माना मैं 3 ओम और 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। मैं क्या करता हूँ, देखिए 3 ओम व 6 ओम को पहले लिखा है 3 ओम, और ये गलत यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट भी हुआ है, 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। चलिए जोड़ के देखते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6। ठीक, 3 दूनी 6 होता है प्लस 6 एकम 6 होता है। तो यहाँ से 6 कितना आ गया, 3/6। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल, देखिए बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से वज्र गुणा होंगी चीज़ें। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है, 3 इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। तो R का जो इक्विवेलेंट होगा यहाँ से 6/3 आएगा, तो कैंसिल आउट करेंगे तो 2 ओम आ जाएगा। तो 2 ओम आ गया, ठीक, क्रम में, जो कि 2 ओम के साथ श्रेणी क्रम में हो, 2 ओम के साथ किस में हो, श्रेणी क्रम में हो। ठीक, तो अब 2 ओम प्लस सीधे सीधे 2 ओम हो जाएगा, तो कितना ओम आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। पहले ऑप्शन में देखिए, कभी कभी क्वेश्चनों में ये रहता है कि पहले क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया और सही हो गया। दूसरे में देखिए 2 और 3 ओम का, अब इन 3 क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके देख सकते हैं। 2 और 3 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो मैं यहीं पे इसी जगह पे मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए 1/2 प्लस 1/3 आएगा। आप शॉर्ट फॉर्म पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। 6 इसका एलसीएम आएगा, 3 प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 6/5 ओम, तो इसका समांतर क्रम आ गया जो 6 के साथ श्रेणी क्रम में। फिर 6 को आप जोड़ेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 5, तो 6 प्लस 30, तो यहाँ आ जाएगा 36/5 ओम। तो ये तो आंसर गलत आ जा रहा है। ऐसे आप 2 और 6 को श्रेणी में जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 के साथ समांतर क्रम में 3 को जोड़ेंगे तो 1/8 प्लस 1/3 की बात करेंगे तो 24, इसका एलसीएम होगा तो 8 प्लस, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 8, तो 11/24, तो ये भी गलत आ जाएगा। ऐसे आप 2 और 6 को समांतर क्रम में रखेंगे और 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आप देखेंगे तीनों चीज़ें गलत हैं, क्योंकि इसने 4 ओम पूछा है। तो हमारा पहला ही आंसर क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, मैं उम्मीद कर रहा हूँ फिर से आपसे कि आप बढ़िया नोट्स और पेन लेकर बैठे होंगे जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो थोड़ा अच्छे से हम लोग इनको देखने की कोशिश करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही हमारे पेपर में बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर में, किसी कण की चाल या किसी कण का चाल समय ग्राफ, चाल और समय जो ग्राफ होता है किसको दिखाता है, वेग और समय ग्राफ, या फिर चाल या समय ग्राफ त्वरण को प्रदर्शित करता है। ठीक हो गया। ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है और कण द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। देखिए आपको ग्राफ बनाया गया है त्वरण, वेग और समय के बीच में, तो त्वरण को प्रदर्शित करी गए। ठीक, अब इसने पूछा है किसी कण की चाल समय ग्राफ, देखिए किसी कण का चाल समय ग्राफ चित्र में दर्शाया है, कण द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करिए। अब यहाँ 0 से चलना शुरू करेगा और 10 तक ये पहुँच रहा है, तो 10 तक किस तरीके से ये पहुँच रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसने 10 सेकंड में तय की गई दूरी को ज्ञात करने को बोला है। तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन हैं, पर इसमें क्या होगा कि 0 से यहाँ से होते हुए 10 तक पहुँचा हुआ है। ठीक हो गया, तो इसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या होगा, दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर त्रिभुज, ये यहाँ से चलो इसको ए मानते हैं, इसको बी और इसको सी, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, पूरे क्षेत्रफल को तय करके इतनी दूरी पहुँचा है। ठीक, तो दूरी की बात करेंगे तो एस बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा, ठीक, आधार
गुणा ऊंचाई। ठीक, अब देखिए S बराबर 1/2 ऐसे ही रहेगा गुणा इसका आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक 10 इसने क्या किया है, सेकेंड का दूरी तय किया है, तो 10 हो गया ये। ठीक हो गया, आधार इसका 10 गुणा इसकी ऊंचाई कितनी है, कितना चला है ये, 13 चला है। ठीक है, तो 13, तो S बराबर हो जाएगा 2 से 10 5 टाइम कट जाएगा, तो 13 पंचा 65, तो ये 65 क्या हो गया, मीटर हो गया। तो 65 मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक, ऐसे ही आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन 2021 का जो पेपर है इसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। घरेलू विद्युत बल्ब जिस पर 100 वाट और 220 वोल्ट अंकित है का प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ प्रतिरोध निकालने की बात कर रहे हैं, तो प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है R बराबर, देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो V इज इक्वल टू हमारे पास सीधा सीधा IR होता है, तो R बराबर V अपॉन क्या निकल जाएगा, I निकल जाएगा। तो ऐसे ही इसका अलग एक फॉर्मूला बनता है कि R बराबर V स्क्वायर अपॉन कितना, P। ठीक है, और जो P आपका दिया गया है ये शक्ति दी है, शक्ति का जो मात्रक होता है वॉट होता है, और ये जो V है ये विभव दिया गया, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो R बराबर यहाँ V का स्क्वायर, V का वैल्यू कितना है 220 का वर्ग हो जाएगा, अपॉन में P का वैल्यू कितना दिया है 1000 दिया हुआ है। तो R बराबर 22 का जो वर्ग होता है, 22 गुणा 22 आप जब करते हैं तो ये 44 और 44 आएगा, तो 484 आता है, 484 1 जीरो है, तो इसके 2 जीरो आएंगे, अपॉन में पहले से ही 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, तो R बराबर 484 ओम आ गया। तो 484 ओम, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विद्युत आवेश का SI मात्रक, विद्युत आवेश का SI मात्रक, SI मतलब स्टैंडर्ड यूनिट होती है। ठीक, कूलाम होता है, यह लगभग कितने इलेक्ट्रॉनों में आविष्ट आवेश के तुल्य समान होता है। देखिए अब सीधा सीधा एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन में देखिए जो पहला बेसिक सा इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलाम चार्जेस होते हैं। ठीक हो गया, देखिए एक जो आधारभूत जो आवेश होता है, आधारभूत जो आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10 की घात कितना होता है 19 कूलाम होता है। ठीक, इसने पूछा वैद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, यह लगभग कितने इलेक्ट्रॉनों में आविष्ट आवेश के तुल्य समान होता है। तो यहाँ पे आवेश का जो मान दिया है, आवेश Q का जो मान दिया है वो 1 कूलाम दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि मूल जो आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलाम होता है। तो क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार एक फॉर्मूला बनता है Q बराबर Ne। तो उसने पूछा है कि कितने लगभग कितने इलेक्ट्रॉनों में आविष्ट आवेश के समान होता है। तो यहाँ से कितने नंबर फाइंड आउट करना है, तो N इज इक्वल टू Q अपॉन हो जाएगा कितना E। तो Q का मान 1 कूलाम का आवेश है, 1 कूलाम के आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 हो गया। देखिए अब इसको आप जितना हो सके उतने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 हो गया, अपॉन में यहाँ 16 हो जाएगा, और इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना है 19 है। अब देखिए क्या होगा, इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6.25 वैसे आएगा कितना 0.625 आएगा, इंटू 10 की घात ऋण 19 ऊपर जाएगा, 10 की घात धन 19 बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई यहाँ 6 को एक आगे ले आएंगे तो 10 की घात कितना हो गया 18। ठीक, तो यहाँ 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन दिया है। देखो लगभग आंसर है, एक्चुअल जो इसका आंसर होगा 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, कोई विद्युत केतली 220 वोल्ट पर प्रचलित होने पर 1 किलोवाट विद्युत शक्ति उपभुक्त करती है, इसके लिए किस अनुमतांक के फ्यूज तार का उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब इसका अनुपातमांक होता है वो कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो 220 वोल्ट का इसने क्या दिया है, पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक हो गया, हाँ, तो V बराबर हम लोग जानेंगे कितना है 220 वोल्ट दिया हुआ है, और 1 किलोवाट विद्युत शक्ति है। ठीक हो गया, शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट होता है, तो P बराबर 1 किलोवाट दिया हुआ है, तो P बराबर 1 किलोवाट में, ठीक हो गया, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं,
और इसी को 10 की घात 3 वाट भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इतना दिया हुआ है, ठीक। अब ये आपसे पूछ रहा है कि फ्यूज़ तार का उपयोग मतलब कितने अनुमतांक का फ्यूज़ तार प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक हो गया। तो इसने एम्पियर 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 दिया, तो करंट पूछ रहा है आपसे, ठीक हो गया। हम लोग जानते हैं कि शक्ति P बराबर V इंटू कितना होता है, I होता है। तो यहाँ से I की बात करेंगे तो P अपॉन V हो जाएगा। तो I बराबर P का मान कितना दिया है, 1000 दिया हुआ है, अपॉन में V का मान 220 दिया हुआ है। ये से कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो I का जो मान आएगा वो आएगा 4.54 एम्पियर। देखिए अब इसकी आंसर की आप चेक करेंगे तो आंसर की में 6.5 एम्पियर के अराउंड भी दिया हुआ है। तो देख सकते हैं कि 6.5 दिया हुआ है। तो हम लोग ये देखते हैं कि 22 डिवाइडेड बाई हम क्या करते हैं 100 करते हैं, ठीक हो गया। तो 22 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौकोर 2 5 10, 5 बार तो जा नहीं सकता, तो 4 बार जाएगा, ठीक हो गया। तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 88 आ गया, ठीक। 10 में से 8 गया 2 और यहाँ से 9, 9 में से 8 गया 1 हो गया। डेसिमल का एक प्लेस आएगा और एक 0 आएगा। तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 बार जा सकता है, 5 दूनी 10 की 0 हो गया, 5 दूनी 10 1 11 हो गया। देखिए इसलिए 6.5 ये आंसर नहीं आ पाएगा। तो आंसर की में 6.5 आंसर दिया है बहुत जगहों पे, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना। आपका जो आंसर होगा 4.5 एम्पियर होगा। देखिए मैं बहुत बेसिक से भी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। ऐसे आप अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब होता है कि माना आप यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं और माना किसी चट्टान के सामने है, किसी पहाड़ के सामने, तो यहाँ से वापस ध्वनि आ जाती है, ठीक। एक प्रतिध्वनि 4 सेकंड में सुनी जाती है। वापस जो साउंड आ रही 4 सेकंड में सुनी जाती है। स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी क्या होगी पूछ रहे हैं। और दिया गया है ध्वनि की जो चाल होगी 342 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक हो गया। अच्छा तो दूरी पूछ रहा है आपसे, ठीक। पहला इसने टाइम दिया हुआ है, समय t इज इक्वल टू दिया है 4 सेकंड और आपको ध्वनि की चाल स्पीड दिया हुआ है, ठीक हो गया। चाल दिया हुआ है 342 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, ठीक हो गया। हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर, ठीक, वैसे हम लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बट्टा कितना होता है, समय होता है। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से जिसके बट्टा में कुछ नहीं, अपॉन में 1 हो गया, यहाँ से बज्जर गुणा करेंगे तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग को दूरी ही पूछा हुआ है, तो दूरी बराबर चाल दिया हुआ है 342 गुणा यहाँ से 4 दिया हुआ है इसका समय। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चक्कू 16, 4 तियाँ 12 1 13, तो 1368 मीटर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक हो गया। हाँ अच्छा देखिए आपको दिखा कि 1368 दिखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया है, ए सही हो गया, ठीक हो गया। अब समझने की बात है कि दूरी पूछी तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक हो गया। कुल दूरी की बात करी इसने, पर इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक प्रतिध्वनि 4 सेकंड में सुनी जाती है, स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी क्या होगी। स्रोत से परावर्तक सतह की आधी दूरी पूछ रहा है, ठीक हो गया। तो इसलिए परावर्तक सतह, देखो हम लोग का तो आंसर ये आ गया था, तो हम लोग घर पे आएंगे और इसको करेक्ट कर देंगे, बट क्वेश्चन ये नहीं था, थोड़ा और ज़्यादा पूछा हुआ है इसने, ठीक हो गया। तो परावर्तक पृष्ठ की दूरी, परावर्तक पृष्ठ से दूरी बात करेंगे तो 1368 बट्टा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो 2 चक्की 12, 2 8 16, 2 चक्को 8, 684 मीटर आ रहा होगा। अब देखिए 684 मीटर, इसका मतलब हमारा ये आंसर क्या है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और हमारा 684 मीटर ये आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमें लग रहा था कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बट ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी सही। तो थोड़ा सा ऐसे ध्यान देना इन क्वेश्चनों पे। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। देखिए इसने दिखाया यहाँ को चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी वेक्टर से इसको प्रदर्शित करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की दिशा दिखाई है यहाँ, ठीक हो गया। हाँ
अब ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में आरोपित बल की दिशा क्या होगी, बल की दिशा ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ कागज से बाहर की ओर आते हुए, कागज में भीतर की ओर जाते हुए, और दाईं ओर और बाईं ओर। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगेगा। तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक हो गया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार जो आरोपित बल की दिशा होती है, जो आरोपित बल की दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों की दिशा के लंबवत होगी। जो बल की दिशा होगी वो क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र व धारा की दिशा के क्या होगी, लंबवत होगी। अब देखिए ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। अब आप कहोगे धारा की दिशा कहाँ होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धारा की दिशा के विपरीत चलते हैं, तो धारा की दिशा कहाँ होगी, ऊपर की ओर होगी। ये क्या हो जाएगी, धारा की दिशा हो जाएगी। ठीक हो गया। हाँ देखिए धारा की दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉन चलते हैं इसलिए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों की दिशा के लंबवत होती है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है, अतः इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की जो दिशा होगी वो कागज में भीतर की ओर जाते हुए होगी। तो कागज में भीतर की ओर जाते हुए होगी, तो ये इसका राइट आंसर है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लग रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा किया जा सकता है जिसकी क्षमता है, उसकी क्षमता क्या होगी। देखिए कोई भी व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं देख पा रहा है, तो एक ऐसा दोष, देखिए जो दृष्टि का जो दोष होता है 2 प्रकार का होता है। पहला निकट दृष्टि दोष और दूसरा क्या, दूर दृष्टि दोष। अगला क्या, जरा दूर दृष्टिता। ठीक हो गया, जरा दूर दृष्टिता। 3 प्रकार के दोष होते हैं। निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष है जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष कैसा दोष होता है, जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। दूर की नहीं देंगे तो पास की दिखाई देंगे। अब निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। तो देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ। ये गलत मैं लिख रहा हूँ इसको, पर आप इसको खाली एक ट्रिक के तौर पर समझेंगे। जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस जो होता है वो निकट दृष्टि दोष के लिए होता है। तो इसके लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाएगा, अवतल लेंस। ठीक हो गया। और ऐसे ही हम लोग एक उदल ऐसे पढ़ते हैं, उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक हो गया। एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष का संशोधन उस लेंस की जगह कौन सा लेंस आ जाएगा, अब ये अवतल लेंस हम लोग को पता है, ठीक, कि उपयोग द्वारा किया जा सकता है जिसकी क्षमता, अब अवतल लेंस है तो अवतल लेंस होने से इसकी जो क्षमता होगी वो ऋणात्मक होगी, क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं। देखिए पहली बात क्या है कि इसने जो f दिया हुआ है, फोकस दूरी दी है 2 मीटर की दी हुई है। ठीक हो गया। और इसको हम लोग को पूछ रहा है पावर निकालने का, तो पावर p इज इक्वल टू होता है 1/f। तो यहाँ से 1/2 हो गया, तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो माइनस, तो p इज इक्वल टू आ गया -0.5 का डायोप्टर। लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक होता है डायोप्टर। तो आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन। अभी तो देखिए 10 ही क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन और हमारे पास हैं। आपको डेफिनेटली वीडियो थोड़ा लंबा लग रहा होगा, बट इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, दो समान पदार्थ के चालक तार जिनकी लंबाई तथा व्यास समान, लंबाई और व्यास समान है, और समान पदार्थ के चालक, जैसे कॉपर का तार होगा तो दोनों तार कॉपर के लिए गए, किसी समान विभवांतर वाले विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व मतलब समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। देखिए
पहली बात श्रेणी क्रम की बात करेंगे तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होगा आर इक्विवेलेंट बात करते हैं तो R1 प्लस क्या होगा R2 होगा। पार्श्व क्रम की बात करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1 कितना होगा R2 होगा। अब देखिए दो समान पदार्थ के चालक तार जिनकी लंबाई तथा व्यास समान होगा, ठीक हो गया। तो हम लोग पहले तार की बात करते हैं, पहले तार की बात करेंगे तो इसका प्रतिरोध R1 होगा और दूसरे तार के प्रतिरोध की बात करेंगे तो ये क्या होगा R2 होगा। परंतु क्या है R1 बराबर R2 बराबर मैं क्या ले लेता हूँ R ले लेता हूँ, ये बराबर है, सारी चीज़ें इसमें क्या है समान है। तो इस श्रेणी क्रम के लिए R का जो इक्विवेलेंट आएगा वो R प्लस कितना आ जाएगा R, तो R टोटल बराबर 2R आ जाएगा, यहाँ से श्रेणी क्रम में 2R आ जाएगा, ठीक हो गया। ऐसे ही समांतर क्रम में 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R प्लस 1 कितना हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक है। तो 1/R का जो टोटल होगा बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा R एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 2R हो जाएगा। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R अपॉन कितना आएगा 2, और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, तो ऐसा मान लेते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए, अब आपसे पूछा है श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। अब मैं ऊष्मा की बात करता हूँ, अभी तो ये श्रेणी और समांतर क्रम हो गया और इसमें भी हम किसकी बात करेंगे ऊष्मा की बात करेंगे। तो ऊष्मा का जो सूत्र होता है, मैं यहाँ बॉक्स के अंदर इसको कवर करूँगा, देखिए मैं बॉक्स के अंदर इसको मैं कवर करता हूँ, तो इसमें लिखता हूँ, देखिए ऊष्मा H इज इक्वल टू जो होता है V²/R × T होता है। तो पहले की ऊष्मा H1 बराबर क्या हो जाएगा V²/R, तो V²/R का वैल्यू कितना है 2R इंटू कितना हो जाएगा T। अब यहाँ से ऊष्मा H2 बराबर कितनी हो जाएगी V²/R का मान कितना है R/2, तो इसको ऊपर R2 को ऊपर भेज देते हैं, तो 2V²/R इंटू कितना हो जाएगा T। अब ऊष्माओं का अनुपात निकालना है, तो H1 अनुपात H2 की बात करते हैं, तो यहाँ से V²/2R इंटू T इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 2V²/R इंटू T। देखिए अब क्या होगा T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, V² से V² कैंसिल आउट हो जाएगा, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो देखिए अब यहाँ से क्या होगा, दोनों सेम चीज़ें, देखो 1/2 बच गया इज इक्वल टू 2/1 बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इनको, तो यहाँ से 1 रेशियो कितना आ गया 4 आ गया, 1 रेशियो कितना आ गया 4 आ गया। तो इसका आंसर देखिए 1/4, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, +2 डायोप्टर मतलब उत्तल लेंस होगा तथा +0.25 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन किया गया। इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। अब इसकी फोकस दूरी पूछी हमसे, ठीक हो गया। तो मैं जानता हूँ कि पहला जो P1 दिया हुआ है वो +2.0 डायोप्टर दिया है और P2 का मान दूसरा जो क्षमता है वो प्लस का ही 0.25 डायोप्टर दिया गया है। अब कह रहा है दो लेंसों का संयोजन किया गया, इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ से मैं कुल क्षमता P बराबर P1 प्लस क्या ले लेता हूँ P2, तो P बराबर 2 पॉइंट कितना है 0 है, 2.0 प्लस 0.25, तो इसको P बराबर देखूंगा तो इसको सॉल्व करने से कितना आ गया 2.25 डायोप्टर। ये तो क्या आ गया, ये लेंस की क्या आ गई क्षमता आ गई। अब अगली बात करते हैं, ठीक है, फोकस दूरी। तो F इज इक्वल टू 1 कितना होता है P होता है, तो बराबर 1/2.25 हो गया। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो F इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 44 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 0.44, ठीक। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका जो आंसर फोकस दूरी का हो गया 0.44 मीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 50 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो लड़के की शक्ति क्या होगी। देखिए
यहाँ पे दिया गया है जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ मीटर दिया हुआ है और यहाँ सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला द्रव्यमान m बराबर देखता हूँ 50 kg इसका दिया हुआ। एक लड़के का द्रव्यमान m1 बराबर कितना दिया है, 50 kg दिया हुआ है, m बराबर 50 kg। कॉमा करते हैं, देखो। और सीढ़ियों की संख्या, मैं कहता हूँ यहाँ से सीढ़ियों की जो संख्या दी हुई है, तो जो सीढ़ियों की संख्या है वो कितनी है, 50 सीढ़ियाँ, 50 सीढ़ियाँ हैं। ठीक हो गया, हाँ। और यहाँ से समय t बराबर दिया है कितना, 10 सेकेंड। ठीक हो गया। एक सीढ़ी की ऊंचाई, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई दी हुई है बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है, बराबर इसी को हम लोग 0.15 क्या कह देंगे, मीटर कह देंगे। ठीक हो गया। अतः सीढ़ियों की कुल ऊंचाई, अतः सीढ़ियों की कुल ऊंचाई की बात करते हैं, सीढ़ियों की कुल ऊंचाई की बात करेंगे तो क्या होगा, सीढ़ियों की संख्या, सीढ़ियों की संख्या गुणा प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, प्रत्येक सीढ़ी की क्या हो जाएगी, ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई है। अब यहाँ से देखेंगे कि जब सीढ़ियों की संख्या गुणा प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई आई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सीढ़ियों की संख्या देखेंगे 50 है। ठीक है, तो 50 ठीक हो गया, गुणा प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 0.15 मीटर है, बराबर। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 15 × 75 होता है, तो 7 पॉइंट कितना आ गया, 5 मीटर। अब हमसे ऊंचाई तो पूछी नहीं है, तो लड़के की शक्ति पूछी है, तो शक्ति की बात करते हैं तो हम लोग कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, क्योंकि अभी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। स्थितिज ऊर्जा P बराबर कितना होता है, mgh। तो P बराबर m हमें दिया है कितना है, 50 है, गुणा g का मान भी दिया है कितना है, 10 है, गुणा ऊंचाई दी है 7 दशमलव कितनी, 5। अब देखिए तो P बराबर जो आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई करें, 500 गुणा 7.5, तो 3750 शक्ति, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा है तो क्या आ गई, 3750 क्या आ गई, जूल आ गई। ठीक हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे 3750 लगभग इसका आंसर आ गया, तो हम लोग सोचेंगे कि ये आंसर सही होगा, बट ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा नहीं निकालनी है, हमसे पूछा शक्ति निकालो, तो मैं यहाँ से शक्ति की बात करता हूँ। शक्ति की बात करूँगा तो शक्ति P बराबर कार्य गुणा, कार्य बट्टा क्या होता है, समय, ये होता है कार्य बट्टा समय होता है। तो P बराबर कार्य कितना है हमारे पास, 3/7, कार्य स्थितिज ऊर्जा, कार्य ऊर्जा के बराबर होता है 50, बट्टा समय कितना दिया है, 10, ये से ही कैंसिल आउट होगा, तो P बराबर आ जाएगा। स्थितिज ऊर्जा को बेसिकली हम लोग किससे भी दिखाते हैं, U से भी दिखाते हैं, तो यहाँ U तभी यहाँ P लिख लेंगे। ठीक है, तो 375 क्या हो गया, वाट हो गया। अब देखिए 375 वाट, तो इसका मतलब हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक, अब मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13। अभी हमारे पास 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, और 7 क्वेश्चन बचने में हमारा पूरा क्या है, 40 मिनट्स का टाइम लग गया। बट देखिए आपके बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो रहे होंगे, और फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत इसमें अब नहीं होगी। फिर धीरे धीरे हम किसकी बात करेंगे, केमिस्ट्री की, फिर मैथ्स की बात करेंगे। 20 डेज़ और 19 डेज़ में हम लोग ऑलमोस्ट सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत प्रयोग नहीं होता है। आर्किमिडीज की सिद्धांत की जब भी हम बात करेंगे तो ये द्रव यांत्रिकी में लगता है, द्रव यांत्रिकी से संबंधित ही आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब कोई वस्तु किसी तरल में डूबी होती है, माना कोई आप कंटेनर ले लो, इसमें आप पानी भर दो और यहाँ पे कोई वस्तु आप रख दोगे, तो जितना भार इस वस्तु का होगा उतना ही द्रव ये भार क्या कर देगी, गिरा देगी। तो इसका जो स्टेटमेंट है आर्किमिडीज का, वो बोलता है जब कोई वस्तु किसी तरल में डूबी होती है, जब कोई वस्तु किसी तरल में डूबी होती है तो उसके
उसे ऊपर की ओर उछालने के लिए एक बल कार्य करता है। देखो अभी आपने देखा होगा किसी बाल्टी में किसी खाली मग को आप डुबो देते हो तो ये मग को ऊपर की ओर धक्का मारने की कोशिश करता है, ठीक है। और इस ऊपर धक्का मारने वाले बल को हम लोग कहते हैं उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल कहते हैं। और ये कहता है कि भैया यही जो बल होता है, उत्प्लावन बल होता है, यह बल उतना ही होता है जितना वजन उस वस्तु ने तरल को विस्थापित किया है, तरल को विस्थापित करने में लगाया हुआ है, ठीक हो गया। जितना भार इस वस्तु का होगा उतना ही यहाँ गिरे हुए द्रव का क्या होगा, अपना आयतन होगा, ठीक हो गया। हाँ, ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। अब समुद्री जहाज क्योंकि द्रव यांत्रिकी के अंतर्गत आता है, लैक्टोमीटर ये भी द्रव यांत्रिकी के अंतर्गत आता है, हाइड्रोमीटर ये भी द्रव यांत्रिकी के अंदर आता है। बट स्पीडोमीटर जो होता है वो किसी कार, किसी बाइक, किसी बस की स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए होता है, तो ये द्रव यांत्रिकी में नहीं आता है। तो ये हो गया स्पीडोमीटर, इसका सही आंसर। और ऐसे एक ऑडोमीटर भी होता है। जो ऑडोमीटर होता है ये किसी भी कार की, बाइक की, बस की क्या करता है, दूरी को मापने का काम करता है, ठीक। इस ऑडोमीटर को पथमापी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परावर्तन के नियम मान्य हैं केवल उत्तल दर्पण, सभी दर्पण किसी भी आकार के हों, समतल दर्पण और अवतल दर्पण। जो परावर्तन के नियम होते हैं, परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। तो यह ऑलमोस्ट सभी दर्पणों के लिए यूज़ होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि परावर्तन का जो नियम होता है सभी दर्पणों के लिए प्रयुक्त होता है, सभी दर्पणों के लिए मान्य होता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहियों पे, क्योंकि देखिए फिजिक्स में ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स आएंगे और जितने भी डेरिवेटिव पोर्शन होंगे, जितने फॉर्मूले होंगे वो यूज़ होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है फिजिक्स का, क्योंकि जो इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फिजिक्स में उनके भी क्वेश्चन गलत होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती है, क्योंकि हम लोग शॉर्ट टाइम पीरियड में इतने न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप देखिए यहाँ सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो अच्छे से आप एक बार देखेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत अच्छा पेपर बन जाएगा। पहियों के घर्षण बल एवं अन्य असंतुलित बलों की अनुपस्थिति में एक 50 केजी द्रव्यमान का लड़का 5 मीटर प्रति सेकंड की क्षैतिज गति से एक स्थिर 5 केजी की ट्रॉली पर कूदता है। अब ट्रॉली पर लड़के सहित ट्रॉली की गति क्या होगी। देखिए जब ये क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन बनेगा हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे, ठीक हो गया। संवेग संरक्षण के नियम पर। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी भी वस्तु का संवेग नियत रहता है जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा दें, ठीक। तो देखिए इसमें पहली चीज़ दी हुई है m1 बराबर कितना केजी दिया हुआ है, 50 केजी दिया है। इसने कहा है पहियों के घर्षण बल एवं अन्य असंतुलित बलों की अनुपस्थिति में एक 50 केजी द्रव्यमान का लड़का, ठीक, कॉमा। दूसरा देखिए v1 बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड की क्षैतिज गति से एक स्थिर, दूसरा m2 बराबर 5 केजी की ट्रॉली पर कूदता है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक हो गया। देखिए तो अभी क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू क्या लगा लेंगे v। तो यहाँ से देखेंगे m1 v1 50 गुणा 5 ये होगा, प्लस दूसरा द्रव्यमान है 5 गुणा 0 बराबर m1 m2, ये 50 प्लस 5 है और ये v वेलोसिटी आपने निकालनी है, ठीक हो गया। तो 25 हो गया, 25 0 ये प्लस ये पूरा 0 हो गया इज इक्वल टू, तो ये क्या हो गया 55 v। तो यहाँ से v की बात करेंगे 250 बट्टा कितना हो गया 55 हो गया, ठीक हो गया। इससे आप इसको कैंसिल आउट करेंगे अप्रोक्स 4 पॉइंट कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखेंगे 4.5 मीटर पर सेकेंड आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, देखिए अच्छे से तैयारी करनी थी, थोड़ा पेशेंस हमको रखना पड़ेगा, ठीक। अच्छे से हम इसको पूरा नोट करके देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को दिष्ट धारा जनित्र में परिवर्तित करने के लिए। देखिए एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को दिष्ट धारा जनित्र, देखिए जनित्र का जो काम होता है वो वास्तव में क्या होता है कि ये जनित्र का काम मैकेनिकल एनर्जी को, कार्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का होता है। तो स्लिप रिंग, वलय एवं ब्रशों का उपयोग करते हैं।
विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग करते हैं, एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करना पड़ता है, चालक तार के आयताकार लूप का उपयोग करना पड़ता है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र थोड़ा अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एसी जो जनरेटर होता है वो अलग कॉन्सेप्ट पे काम करता है, और डीसी जो जनरेटर पे अलग कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक हो गया। देखिए, अब जब भी ये बात करेगा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को दिष्ट धारा जनित्र में परिवर्तित करने के लिए विभक्त वलय और दिक् परिवर्तक का हम लोग उपयोग करते हैं। देखिए, एसी जनरेटर जो होता है उसमें स्लिप रिंग्स, ये स्लिप रिंग होते हैं और ब्रशेस भी होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है, और शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, और आयताकार लूप भी होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को माना दिष्ट धारा जनित्र में हम परिवर्तित करेंगे तो उसमें अलग से एक विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग करते हैं। ठीक, हाँ, और यह एक ऐसी युक्ति है जो विभक्त वलय और दिक् परिवर्तक एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अब हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर बाकी का फिर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन अगली सीरीज में मैं लेकर आऊँगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसने बोला है कि पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों को उनके मूल मान से आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। ठीक, पृथ्वी की सतह के पास जो गुरुत्वीय त्वरण है g है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों को उनके मूल मान से आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन आएगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, हम जानते हैं, देखिए पहले क्या है ना कि हम जानते हैं न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है G m/r का स्क्वायर है, जहाँ m बड़ा जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है और दिए गए पिंड का द्रव्यमान है, और r दोनों द्रव्यमान पिंडों के बीच की दूरी है, और हम F बराबर जानते हैं mg। ठीक है, ये द्वितीय गति के द्वितीय नियम से इस समीकरण पहली को ले लो और दूसरी समीकरण को ले लो, दोनों के LHS बराबर हैं तो दोनों के RHS भी बराबर होंगे। देखिए mg = g m अपॉन कितना आ जाएगा r का स्क्वायर। आपसे पूछा जाएगा कि g और g के बीच में संबंध क्या होता है। g मतलब गुरुत्वीय त्वरण है, कैपिटल G मतलब गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है। इनके बीच में क्या संबंध है, तो इनके बीच में संबंध है कैपिटल G बराबर g m अपॉन r का स्क्वायर। तो ये इसका संबंध होता है। ठीक, कोई आपसे पूछे कि क्या संबंध होता है, g बराबर जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन पेपर बच सकता है। ठीक, अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बना हुआ है, हम जानते हैं g बराबर तो ये होता है। अब देखिए पहला क्या है, m डैश = m/2, इसको आधा कर दिया जाता है, और r डैश = r/2, त्रिज्या को भी आधा कर दिया जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों को मूल मानों से आधा कर दिया जाए कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले g डैश की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा, क्या होता है Gm/r²। तो g तो रहेगा पर m का वैल्यू m/ कितना रहेगा 2 हो जाएगा, अपॉन में r का स्क्वायर नहीं, r की पावर 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से g डैश = बात करते हैं तो इस 4 को कहाँ भेजेंगे, हम ऊपर भेजेंगे। ठीक है, अब देखिए ये चले जाएगा ऊपर तो 4Gm/2r का स्क्वायर है, ये सही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से g डैश = जो बचेगा 2Gm/r का स्क्वायर। इसको सेपरेट ब्रैकेट में रखेंगे, Gm/r² क्या है, स्मॉल g है, तो g डैश = कितना हो जाएगा 2G। बहुत इजी क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्चुअल है, तो यहाँ पे 2G, ऑप्शन नंबर 18 का B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप गूगल पे कहीं पे भी ढूंढ लेंगे या फिर आप कहीं पे भी ये क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे तो हर जगह पे इसका आंसर आपको ज़रूर मिल जाएगा, बट इसका एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और ये पहली वीडियो होगी जिसमें इसका एक्सप्लेनेशन मिल रहा है आपको। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 20 का जिक्र करता हूँ। 20 क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी रहेगा हमारे लिए, 19 क्वेश्चन में बड़ा सा कॉन्सेप्ट लगना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लास्ट में इसको एक्सप्लेन करूँगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत गहरे कॉन्सेप्ट इसमें लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य कोई वस्तु रखी गई है। देखिए सबसे बड़ी बात दर्पण की बात करेंगे। दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो कौन से,
समतल दर्पण और दूसरा क्या, गोलीय दर्पण। और जो गोलीय दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण भी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला उत्तल दर्पण, गोलीय उत्तल दर्पण, और दूसरा गोलीय क्या, अवतल दर्पण। देखिए गोलीय उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की बात करेंगे। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके आंतरिक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश की जाती है और बाह्य पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। और अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसके बाह्य पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश की जाती है, आंतरिक पृष्ठ से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। अवतल दर्पण की 6 इमेज फॉर्मेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं एक दिन सेपरेट इसका वीडियो भी बनाऊंगा। कुछ जो मैं वीडियोज़ में बोल रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बहुत लेंथी हैं, जैसे लाइट हो गया और दर्पण से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हो गई, तो उनको मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा इनका, ठीक। और जो उत्तल दर्पण होता है इसकी 2 इमेज फॉर्मेशन होती है, 2 इसके प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण के 6 प्रतिबिंब बनते हैं। अब माना ये हमसे पूछ रहा है कि भैया माना एक आप अवतल दर्पण ले लेते हो और अवतल दर्पण लेने के बाद अवतल दर्पण का जो ये मूल मिड पॉइंट होता है इसको पोल, ध्रुव बोला जाता है। और यहाँ कहीं इसका एक फोकस पॉइंट होगा और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल f कहते हैं। और इतनी ही दूरी पर C वक्रता केंद्र एक पॉइंट होगा। तो उसने क्वेश्चन में पूछा अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य कोई वस्तु रखी जाती है तो इससे प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा गुण असत्य है, इनमें से कौन सा गुण असत्य है। तो देखिए प्रकाश की किरण जाएगी और ये फोकस से वापस आ जाएगी, फोकस से क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी और फोकस से जाके ये क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो देखेंगे अपने बियॉन्ड C, मतलब C के निकटतम वस्तु बन रही है। माना ये वस्तु A और ये B है, तो ये A डैश और B डैश बनी और B डैश बड़ी बनी, वस्तु से बड़ी है, उल्टी है, बिल्कुल उल्टी है और वास्तविक है, ठीक हो गया। अवतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक। तो अनंत पर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर C गलत आंसर हो गया, ठीक हो गया। तो कौन सा गुण असत्य है, तो असत्य है अनंत पर बनना, ठीक। तो आप ये देखेंगे उत्तल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है वो सड़क पर लैंपों के ऊपर इसको उत्तल दर्पण को हम लोग यूज़ करते हैं। और गाड़ियों के साइड मिरर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। गाड़ियों के जो साइड पे जो 2 मिरर होते हैं वो मिरर उत्तल दर्पण होते हैं क्योंकि वो बड़े स्थान को छोटा करके दिखाते हैं। और अगला जो अवतल दर्पण के उपयोग होते हैं, दाढ़ी बनाने वाला जो मिरर होता है, मेकअप मिरर होता है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए उत्तल दर्पण जो होता है प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है और जो अवतल दर्पण होता है वो प्रकाश किरणों को एक जगह पे एक पुंज के रूप में, एक किरण पुंज के रूप में एक स्थान पर क्या कर देता है, सारे के सारे प्रकाश की किरणों को संयोजित कर देता है, ठीक। टॉर्च में, सर्च लाइट में या वाहनों की हेडलाइट के रूप में, हेडलाइट के अंदर जो परावर्तक होते हैं उनके रूप में इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और दर्पण का जो सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u या फिर 1/u + 1/v, ये दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण सूत्र, ठीक। नेक्स्ट अब मैं बात कर रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्किटल डायग्राम आपको दिख रहा होगा इसमें। मैं कुछ बेसिक सी चीज़ों को इरेज करके यहाँ इस क्वेश्चन को समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। देखिए पहली बात क्या है कि श्रेणी क्रम जो होंगे, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जो होते हैं 1/r का इक्विवेलेंट कुल प्रतिरोध बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 ऐसे प्रतिरोध जुड़ते जाते हैं। श्रेणी क्रम की बात करूँगा तो 1/r नहीं लगता है, सीधे सीधे R इक्विवेलेंट = R1 + R2 + क्या हो जाता है, R3 हो जाता है। देखिए क्या, ये धन है और ये ऋण है, धन सिरा और ऋण सिरा है। यहाँ से विद्युत धारा आएगी यहाँ से आई और यहाँ से एक ऊपर गई और एक नीचे गई। अब जब ये 2 पार्ट पे धारा चले गई तो देखिए ये और ये जाके किसी एक बिंदु पर मिल जाएंगे, तो ये दोनों चीज़ें तो समांतर क्रम में होंगी। पर देखिए क्या किया है डायग्राम में, सिंपल सा क्या था, 2 और 4 आपके श्रेणी क्रम में हो जाते, तो 6 ओम आ जाता, 6 ओम के साथ 3 ओम किस में आ जाता, समांतर क्रम में आ जाता। फिर क्या होता है, ये दोनों समांतर क्रम में हो जाते और इसके साथ ये श्रेणी क्रम में और ये तीनों फिर श्रेणी क्रम में होते। देखिए जैसे मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ क्या होगा, ये गलत मेथड है, पूरी मेथड में आपको बताऊँगा। देखिए 2 + 4 6 ओम हो गया,
6 ओम के साथ 3 ओम समांतर क्रम में आ गया, तो 1/6 + 1/3 हो गया। तो यहाँ से 6 इसका एलसीएम आएगा 1 + 2, मतलब क्या आ गया 6/3 काटेंगे तो 2 आ गया। अब ये पूरा का पूरा जो प्रतिरोध हो गया 2 ओम का हो गया, और ये 1 ओम है, 2 और 2 समांतर में है, तो ये इसका आ जाएगा 1 ओम। क्यों? 1/2 + 1/2 = क्या आ जाएगा 2/2, तो 1 ओम आ जाएगा। तो देखिए 2 ओम, 1 ओम और 1 ओम, तो ये टोटल प्रतिरोध 4 ओम हो गया। सिंपल सा हम लोग जब देख रहे हैं तो, पर ये बिल्कुल गलत मेथड है। देखिए इसका आंसर इसीलिए बहुत सारे जगहों पे नहीं ड्रॉ किया गया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ है। देखिए क्या किया है, यहाँ से धारा गई है और यहाँ पे आपको धारा दिखाई हुई है, पर यहाँ से धारा इस पे नहीं दिखाई हुई है, यहाँ से आपको धारा दिखा रहा है। तो यहाँ धारा दिखा देता तो फिर जो मैं बता रहा वो कॉन्सेप्ट होता, बट यहाँ पे क्या है, धारा का इंडिकेशन यहाँ नहीं दिया है। तो देखिए क्या होगा कि ये वाली जो चीज़ है और जो ये वाली चीज़ है, ठीक हो गया, ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट में, और इसके साथ ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट में काम करेगी। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ सीधे सीधे किसकी, 2 ओम और 2 ओम की बात करता हूँ। तो ये दोनों जो प्रतिरोध हैं किस क्रम में दिख रहे हैं आपको, समांतर क्रम में दिख रहे हैं। तो सीधा इसका आंसर तो कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा 1 ओम। ठीक हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए 2 ओम व 2 ओम समांतर क्रम में, समांतर में होंगे। तो जो इसका देखिए सिस्टमेटिक मैं शुरुआत करता हूँ किससे, चलिए इसी से करता हूँ। देखिए पहली बात, ये दोनों अलग अलग हैं, बोल रहा हूँ कि बीच में धारा दिखाई, तो 2 और 4 समांतर, यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं, फिर राइट हैंड पे आएंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 4 समांतर क्रम में। तो देखिए क्या होगा, पहली चीज़ 1/R1 = क्या आ गया 1/2 + 1/4, 1/2 + 1/4, तो इट इम्प्लाइज करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा बेटा कितना 4। ठीक हो गया, तो 3 कितना हो गया 4। तो यहाँ से जब 3/4 हो गया, 3 क्या हो गया 4 हो गया। अब देखेंगे तो थोड़ा सा इसको ऐसा करेंगे 3/4, तो यहाँ से 1/R1 = 3/4 है, तो R1 = हो जाएगा 4/3 ओम। ये हो गया। ठीक हो गया, अब जब ये दोनों को जोड़ के आपस में, इन दोनों को जोड़ के 4/3 आया। ठीक हो गया, अब देखिए क्या होगा, यहाँ से ये तो पूरी एक ही लाइन थी, ये पूरी एक लाइन थी, क्योंकि यहाँ से दिखाया हुआ प्रतिरोध को, तो ये जो पूरा आ गया ये इसके साथ किस में होगा, सीरीज़ में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, सीरीज़ में हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कितना R1 व कौन सा 3 ओम, 3 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ठीक, श्रेणी क्रम में होंगे तो क्या जाएगा, R2 बराबर जो होगा वो होगा 4/3 पहले से ही है, प्लस कितना आ जाएगा 3, तो जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1, तो R2 = बात करेंगे तो ये 3 हो गया, और 4 एक ऊपर 9 हो गया, तो 9 और 4 कितना हो गया 13 हो गया, तो 13/3 ओम हो गया। ये R2 की वैल्यू है, ये R1 की वैल्यू। अब देखो ये 13/3 आ गया, अब ये 1 ओम के साथ किस में आ जाएगा, श्रेणी में आ जाएगा। ठीक हो गया, R2 व इसके साथ, अब ये पूरे का पूरा जो है ये कितना आ गया 13/3 आ गया। ठीक है, अब ये याद रखेंगे कि जो ये इतना सा आपको आवेश दिख रहा था, ये 13 कितना था 3 था, पूरा 1 होने के बाद। ठीक है, तो अब ये 1 ओम के साथ श्रेणी में आएगा, वह 1 ओम किस में होंगे, श्रेणी में होंगे। इसको नोट करते रहिएगा। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा R3, तो R3 = हो जाएगा 13/3 प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, अपॉन में 1, तो R3 बराबर ये 3 ऊपर जाएगा, तो 13 और 3 कितना हो गया फिर से 16, तो 16 कितना हो गया 3 ओम हो गया। अब देखिए यहाँ से एक और चीज़ आ गई। अब देखिए मैं इसको बॉक्स के अंदर कवर करता हूँ। पहला ये हो गया, एक सेकेंड, पहला जो R1 का वैल्यू आया है वो ये हो गया, R2 का जो वैल्यू आया है वो ये हो गया। अभी इसको बॉक्स के अंदर कवर करता हूँ। ये R3 का जो वैल्यू आया है वो ये हो गया। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला देखिए ये हो गया, अब ये हो गया। अब देखिए क्या था, जब ये पूरे को सॉल्व किया
तो पूरे का पूरा आ गया कितना 16/3। अब ये 2 और 2 तो किस में है, समांतर क्रम में, जो इनका पूरा तुल्य आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। तो 16 और 3 और 1 फिर से श्रेणी क्रम में आएंगे, R3 व 1 ओम फिर से क्या है श्रेणी में है। इसलिए कुल प्रतिरोध R बराबर 16/3 धन 1 हो जाएगा। तो बराबर ऊपर जाएगा 16 और 3 कितना होगा 19 बट्टा कितना आ गया 3 ओम। अब कुल जो प्रतिरोध आ गया वो कितना आ गया 19/3 ओम का आ गया। जैसे ही 19/3 ओम का प्रतिरोध आ गया, अतः कुल धारा परिपथ में कुल किसकी बात करेंगे, धारा की बात करेंगे। तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है, तो I बराबर यहाँ से हो गया V/R बराबर V का मान कितना वोल्ट दिया है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट अपॉन में, ठीक है, अपॉन में देखेंगे कितना 19/3। तो देखिए ये आ गया क्या, एक सेकेंड, ये आ गया कितना 19/3, ठीक है, ये हो गया 19/3। तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से I बराबर जो आएगा 12 36 बट्टा आ गया 19। तो इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो I बराबर इम्पोर्टेंट मान आ गया 1.89 के समथिंग। अब ये इतना एम्पियर आ गया, ये इतना क्या आ गया एम्पियर आ गया, ठीक हो गया। अब देखिए 3 ओम के प्रतिरोध से पास होने वाली धारा की बात करनी है, ठीक हो गया। 3 ओम के प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा, ये तो कुल धारा निकाली हमने। तो इस धारा की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, करंट डिवीजन रूल लगेगा, धारा के विभाजन का नियम लगेगा। तो धारा विभाजन के नियम से, अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा धारा विभाजन का नियम क्या है। तो ये होता है I1 बराबर I इंटू R4, ठीक हो गया, R4 अपॉन R4 कौन सा था 1 था, R4 कौन था, R4 इज इक्वल टू 2 और 2 समांतर में होने से कितना ओम आया था 1 ओम आया था, ठीक है, ये वाला। तो R4 अपॉन कितना R4 प्लस R3 होगा। तो I1 इज इक्वल टू जो होगा 1.89 कुल धारा आई है गुणा R4 का मान 1 है अपॉन में R4 का मान 1 है प्लस R3 का मान 16 बट्टा कितना है 3 है। तो ये हो गया। तो I1 बराबर जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, तो इसका मान आएगा 0.3 एम्पियर। देखिए हमारे पास तो 0.3 एम्पियर का ऑप्शन ही नहीं है। 3 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है और कितना है 5 एम्पियर है। तो जब आपका I1 का वैल्यू 0.3 एम्पियर आ गया, ठीक हो गया। अतः 3 ओम से बहने वाली धारा, ठीक, तो बहने वाली धारा की बात करेंगे तो I3 होगी बराबर कितना हो जाएगा I टोटल माइनस I1 ये। तो I3 बराबर जो हो जाएगा 1.89 माइनस 0.3। तो I3 इज इक्वल टू जो इसकी वैल्यू आएगी 1 पॉइंट कितनी आएगी 5 एम्पियर। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है माना। देखिए इसी क्वेश्चन में ये और ये को समांतर क्रम में रख के फिर श्रेणी में रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट कितना 8 समथिंग, ये 1.7 समथिंग आती है। तो जो इसकी 1.8 समथिंग उस वैल्यू के अकॉर्डिंग 2 एम्पियर का आंसर भी सही लिया जाता है। लास्ट ईयर जो आंसर की आई थी उसमें 1.5 एम्पियर और 2 एम्पियर में कॉम्प्लिकेशन था थोड़ा सा, तो 1.5 एम्पियर को परफेक्ट आंसर इसका माना जाएगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बट एक चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी, वो है करंट का डिवीजन रूल। देखिए मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। देखिए ये एक घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको हम लोगों ने क्या किया है प्रूफ किया हुआ है। जैसे देखिए मैं धारा के विभाजन का नियम समझाता हूँ, धारा के विभाजन का नियम समझाता हूँ। तो देखिए धारा के विभाजन के नियम में क्या होना है कि माना किसी परिपथ में, उदाहरण के साथ समझा रहा हूँ मैं आपको, किसी परिपथ में कुल धारा की बात करते हैं। तो कुल धारा
I बराबर माना 6 एम्पियर है, ठीक हो गया। और पहला प्रतिरोध R1 बराबर 3 ओम है, वह दूसरा प्रतिरोध R2 बराबर कितना ओम है, 6 ओम मान लेते हैं, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, R1 में बहने वाली धारा निकालनी है, ठीक है। और दूसरा क्या निकालना है, R2 में बहने वाली धारा। तो अलग अलग धारा का मान निकालना है। तो क्या होगा, जैसे R1 में बहने वाली धारा का मान निकालना होगा तो I1 बराबर, अब देखिए I1 बराबर क्या हो जाएगा, R2 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। और यहाँ से I2 बराबर बात करेंगे तो R1 इंटू R1 अपॉन R2 प्लस R1, बात एक ही है ये तो, ठीक। तो यहाँ से I1 इज इक्वल टू बात करेंगे तो R2 का मान कितना है, 6 गुणा यहाँ से 6 बट्टा R1 3 है तो ये 9 हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ से ऐसे I2 बराबर R1 का मान कितना दिया गया है, R1 का मान हमारा दिया गया है कितना, देखिए इस पर क्या है, I2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आएगा, R1 यहाँ पे भी R2 आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये वाली चीज़ अलग होगी, बाकी सब सेम ही है बेटे, ठीक। देखिए R2 का वैल्यू कितना है हमारे पास, R2 का वैल्यू कितना है 6, तो 6 इंटू यहाँ से देखिए R1 का वैल्यू कितना है 3 अपॉन 6 प्लस 3 कितना हो गया 9। देखिए अब क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 2 गुणा 2 4, तो I1 बराबर कितना आ गया 4 एम्पियर। और यहाँ से 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो I2 बराबर कितना आ गया 2 एम्पियर। तो यहाँ से कुल धारा जब आप निकालेंगे, जब आप किसकी बात करेंगे, कुल धारा की जब आप बात करेंगे तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस कितना I2, तो I बराबर 4 प्लस कितना आया 2, तो I बराबर एक्चुअल में हमारे पास कितना था 6 एम्पियर। देखिए तो ये होता है धारा के विभाजन का नियम, ये फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला ये है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास होती है, इसलिए थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को मैं लेकर आऊँगा, तो हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।